Hello everyone and welcome to Avision Institute. And here is your educator cum mentor रजत। एंड आज का जो टॉपिक है वो डेली करंट अफेयर्स, जैसा कि 1 Feb 2023 आज का दिन, और आज से हम एंटायर जो करंट अफेयर्स रहेंगे वो डिटेल्ड में डेली बेसिस पे अपने चैनल पे डिस्कस करते चलेंगे। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही रेलिवेंट, और यहाँ से अगर आप करंट अफेयर्स कवर कर रहे हो तो आपको कहीं और से कवर करने की जरूरत नहीं होगी। साथ साथ आप चाहें तो नोट्स भी प्रिपेयर कर सकते हैं और पीपीटी आपको मिल जाया करेगा। ओके, आज 1 Feb है, तो आज के दिन क्या इंपॉर्टेंट है? आज इंडियन कोस्ट गार्ड डे है। तो आप सबको ये ध्यान रखना है कि 1 Feb को हम इंडियन कोस्ट गार्ड डे भी मनाते हैं। कोस्ट गार्ड जो हमारे देश की रक्षा, मैरीटाइम सिक्योरिटी को प्रोवाइड करते हैं, तो नेवी के साथ मिलकर के कोस्ट गार्ड भी जो है वो हमारे देश की इंटरनल सिक्योरिटी एज वेल एज एक्सटर्नल सिक्योरिटी के लिए एक हमारे को मजबूती प्रदान करते हैं। ठीक है, तो अब हम सीधा का सीधा चलते हैं कि कहीं ना कहीं आज का जो इंपॉर्टेंट दिवस है, और आज से जितने भी लोग हैं, क्योंकि महीने की पहली तारीख है, तो आज से हमें संकल्प लेना है कि हमें पढ़ाई भी उतनी ही बेहतरीन तरीके से करनी है। अगर 2023 का पहला महीना बीत चुका है, अगर जनवरी तक हमने पढ़ाई अच्छे से नहीं करी है, 1 महीने निकल चुके हैं, तो आज वो अवसर वापस आता है पहले तारीख के साथ में कि हम अपनी पढ़ाई को बहुत ही बेहतरीन तरीके से करना चालू करें। सो लेट्स बिगिन आवर डिस्कशन विदाउट एनी फर्दर डिले। ओके, सो पहला टॉपिक आज हमारा जो है वो LIC के ऊपर है। LIC के ऊपर क्यों है? क्योंकि अभी हमारा एक वीडियो आपको तक पहुंचेगा अडानी हिंडनबर्ग का, तो उसमें कहीं ना कहीं SBI और LIC न्यूज में है। तो अपोजिशन पार्टीज जो है वो पार्लियामेंट में रूलिंग पार्टी से पूछ रहे हैं कि LIC का जो स्टेक है, LIC का जवाब क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि LIC का बहुत बड़ा चंक जो है वो उस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में है। तो LIC को डिटेल में देख लेते हैं क्या है LIC के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलिवेंट एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। LIC जो है वो एक इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है। ठीक है, तो भारत सरकार की ये कंपनी आप समझ सकते हो, बहुत बड़ी इंश्योरेंस कंपनी है, ये सबसे बड़ी है, और ये इस वजह से इंडियन सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, और ये स्टैट्यूटरी बॉडी है। स्टैट्यूटरी क्यों? क्योंकि ये एक एक्ट से है, लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया एक्ट 1956। संवैधानिक बॉडी हम तब कहते हैं जब वो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन हो, स्टैट्यूटरी जब वो लॉ के द्वारा पार्लियामेंट में पास होता है। तो 1956 के एक्ट से है, इसीलिए स्टैट्यूटरी है, और ये लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री को ध्यान में रख करके बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट इसके हेडक्वार्टर्स की बात कर लेते हैं। तो हेडक्वार्टर्स जो है वो हमारे फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई में है। ठीक है, बाकी इसके 8 जोनल ऑफिसेस भी हैं, आप देख सकते हो नाम, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। दिल्ली, चेन्नई, मुंबई, हैदराबाद, कानपुर, कोलकाता, भोपाल, पटना, ये सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट अगर हम बात कर लेते हैं तो इसका जो ओनरशिप है वो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो ओनरशिप लेकर के चलती है। ठीक है, आई होप आपको ये इंपॉर्टेंट टॉपिक समझ आ गया होगा, बहुत ज्यादा इसमें नहीं है। अच्छा, टाइमलाइन की बात कर ले तो इनिशियली 1818 में इसको ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के नाम से जाना जाता था। तो जो सबसे पहला लाइफ इंश्योरेंस कंपनी भारत का था वो ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस। ठीक है, तो पहले से ही एकदम नहीं था, उसके बाद में बदलता गया, बहुत सारे नाम है, आपको वो सब याद रखने की जरूरत नहीं है। हाँ, सबसे पहला जो है वो कई बार पूछ सकते हैं एग्जाम में, तो इसलिए आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट हम आते हैं, हमारा दूसरा है फाइनेंस कमीशन। क्यों इंपॉर्टेंट है ये पहले समझते हैं। अभी रिसेंटली 16th फाइनेंस कमीशन को गठित करने की बात करी गई है। ठीक है, अभी हमारा जो है वो 15th फाइनेंस कमीशन चल रहा है, 2017 में लाया गया था, और ये 2020-21 से लेकर के अगले 5 साल तक के लिए है, 2025-26 तक। ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा कि ये जो फाइनेंस कमीशन है 16th, वो अब इनिशिएट करने की बात करी गई है। तो फाइनेंस कमीशन ओवरऑल जो है वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल क्यों? क्योंकि ये आर्टिकल 280 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है। आगे हम देखेंगे पार्ट 12, तो ये ध्यान रखिएगा, आर्टिकल 280 पार्ट 12। ठीक है, पार्ट 12 और आर्टिकल 280, और ये क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। फाइनेंस कमीशन जो है वो क्वाजी जुडिशियल बॉडी है। ठीक है, चलिए, फाइनेंस कमीशन को कौन गठित करता है? तो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बनाते हैं हर 5 साल पे। आर्टिकल हमने देख ही लिया है, तो किसके द्वारा कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है? राष्ट्रपति के द्वारा, हर 5 साल पे। ठीक है, उसके पहले भी किया जा सकता है, जरूरी नहीं है कि 5 साल पे ही, उसके पहले भी जब उनको लगे वो कर सकते हैं। ठीक, इसके अलावा जो भी अपॉइंटमेंट्स किए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के द्वारा ही किए जाते हैं उस कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में भी। और फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब आया था? तो ईयर आप याद रखिएगा, ईयर जो है वो 1951 है। ठीक है, वन लाइनर एग्जाम वाले स्टूडेंट्स भी ध्यान देंगे। ठीक, तो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन 1951 में। इसके अलावा फाइनेंस कमीशन से जुड़े कुछ ऑब्जेक्टिव्स की बात कर लेते हैं। तो ये इवैल्यूएट करते हैं क्या, यूनियन और स्टेट के बीच का जो भी मतलब फाइनेंसेस है उसको देखते हैं ये। ठीक है, और इसके अलावा वो रिकमेंड करते हैं शेयरिंग ऑफ टैक्सेस, किस तरीके से शेयरिंग होना चाहिए टैक्सेस का सेंटर और स्टेट्स के बीच में, स्टेट्स में आपस में,
खैर वो एक सिर्फ एडवाइजरी बॉडी है, बाइंडिंग उनका नहीं होता, जो भी रिकमेंडेशंस देते हैं वो बाइंडिंग नहीं होता है, ठीक है। इसके अलावा वो ले डाउन करते हैं प्रिंसिपल्स, किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया जाना चाहिए टैक्सेस को राज्यों के बीच में, तो ये काम जो है वो फाइनेंस कमीशन का ही होता है, ठीक। इसके अलावा संविधान के हिसाब से हर 5 साल पे अपॉइंट किया जाता है, जिसमें एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अगर आपसे इसके कंपोजिशन के बारे में पूछा जाएगा कितने सदस्य होते हैं, तो एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं, ठीक है। चलिए, और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। इसके अलावा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टैक्सेस, इनका फंक्शंस क्या है कि टैक्स को डिस्ट्रीब्यूट करना सेंटर और स्टेट्स के बीच में, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है, जो भी डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस होता है उसको वो मतलब आपस में बांटने का काम करते हैं। खैर उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो सेस और सरचार्ज है ये सब नहीं आता है, तो जो डिविजिबल पूल ऑफ टैक्सेस हम इकोनॉमिक लेक्चर्स लेंगे तो वहां पे आपको क्लियर करेंगे, लेकिन ये आप ध्यान रखिएगा कि जो भी टैक्सेस हैं वो सेंटर और स्टेट्स के बीच में आपस में बांटने का काम फाइनेंस कमीशन का होता है, ठीक है। इसके अलावा ग्रांट्स भी देते हैं, ग्रांट्स इन एड राज्यों को। ग्रांट्स क्या होता है? ग्रांट्स का मतलब ये होता है कि कोई आपत्ति विपत्ति अगर आती है तो उससे लड़ने के लिए, या फिर अगर वो फाइनेंशियली पुअर है, पॉवर्टी बहुत ज्यादा है, तो वो ग्रांट देते हैं, एक हेल्प के तरीके से आप समझ लो, मॉनिटरी। तो वो ग्रांट्स इन एड स्टेट्स को दिया जाता है, किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 275, ये आपको ध्यान रखना है। आर्टिकल जो है वो क्या है? 275। स्टैट्यूटरी ग्रांट्स जो भी प्रोवाइड किए जाते हैं वो इसी आर्टिकल के तहत किए जाते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम आपको लिए चलते हैं फाइनेंस कमीशन का। जैसा कि आपको हम बताएं, इनका जो रिकमेंडेशंस है वो सिर्फ एडवाइजरी है, बाइंडिंग नहीं होता है सरकार के ऊपर। इसके अलावा क्वालिफिकेशंस, तो 4 मेंबर्स और एक चेयरमैन, ठीक है। तो जो चेयरमैन है उनको नॉलेज होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का, ये इंपॉर्टेंट है, ये संविधान में भी मेंशन है। वैसे तो पार्लियामेंट तय करती है इनका क्वालिफिकेशंस, लेकिन जो चेयरमैन है इनका क्वालिफिकेशन संविधान ने तय कर रखा है कि ये पब्लिक अफेयर्स का उनके पास में नॉलेज होना चाहिए, एक्सपीरियंस होना चाहिए, ये आप ध्यान रखिएगा। इसके अलावा जो 4 मेंबर्स हैं, तो पहले जो है वो क्वालिफाइड होने चाहिए कि वो जज बन सके हाई कोर्ट के, ठीक है। अब जज बनने की क्वालिफिकेशन क्या है? तो ये है कि आप लोअर कोर्ट में 10 साल से प्रैक्टिस कर रहे हो एज एन एडवोकेट, या फिर मतलब एज आप लोअर कोर्ट में जज भी रहो, लेकिन आपको 10 साल से वो प्रैक्टिस होना चाहिए, ठीक है। यही दोनों सिर्फ कंडीशंस भी है, इसके अलावा हाई कोर्ट के लिए कुछ नहीं है, सुप्रीम कोर्ट का है, लेकिन वो हम बाद में कभी देखेंगे। फिर इसके अलावा फाइनेंसेस या फिर अकाउंट्स का नॉलेज होना चाहिए दूसरे पर्सन के पास में। तो पहला, हाई कोर्ट के जज की तरह एलिजिबल होने चाहिए, और दूसरा फाइनेंस का नॉलेज होना चाहिए। तीसरा हम बात कर लेते हैं तो एडमिनिस्ट्रेशन में उनका एक्सपर्टीज होना चाहिए, और चौथा जो है वो इकोनॉमिक्स में एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये है मोटा मोटा पॉइंट्स फाइनेंस कमीशन से जुड़ा हुआ। और फाइनेंस कमीशन इनका अगर आप देखिएगा तो रीअपॉइंटमेंट के लिए एलिजिबल है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रीअपॉइंटमेंट हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, पहले 5 साल के पहले भी, मतलब अगर उसको डिसॉल्व किया जाता है, बिल्कुल किया जा सकता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। समझ गए हम, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि रीअपॉइंटमेंट वगैरह तो है, ठीक है, और 5 साल के पहले उनको डिसॉल्व किया जा सकता है, वही सारी बातें हैं। अब यहाँ पे क्या है ये चार्ट? ये चार्ट से आपको हम ये समझाना चाहते हैं कि 15th फाइनेंस कमीशन जो है एक्चुअली 2 तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन किया जाता है टैक्सेस का। एक होता है वर्टिकल और एक होता है हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल क्या है? सेंटर जो है, जैसे 100 रुपए सेंटर के पास में है, अब 100 में से 41 रुपीज, क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41%। आप ये देखिए, एक सेकंड हम पेन चेंज करके आपको दिखाते हैं। ये आप देखिए 15th फाइनेंस कमीशन का जो है वो रिकमेंडेशन है कि स्टेट्स को 41% मिलना चाहिए, और ये वर्टिकल डिवोल्यूशन है, ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो इस वजह से स्टेट्स को 15th फाइनेंस कमीशन, जिसकी अध्यक्षता एनके सिंह जी कर रहे हैं, पहली फाइनेंस कमीशन की अध्यक्षता किसने करी थी जब 1951 में बना था? केसी नेयोगी साहब, केसी नेयोगी साहब, और दूसरे के संथानम, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो 15th फाइनेंस कमीशन के हिसाब से 41% होना चाहिए। अब उस 41% में ये चार्ट है कि कितना का वेटेज किसको होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं कि सबसे ज्यादा किसको दिया गया है? इनकम डिस्टेंस को। इनकम डिस्टेंस को कितना दिया गया है? तो 45% दिया गया है। इसके अलावा आप पॉपुलेशन और एरिया, इन दोनों को आप देखिएगा तो दोनों को ही 15% इंडिविजुअल लेवल पे। इसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस को आप देखिएगा तो 12.5%, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी को 10%, और बाकी का टैक्स एफर्ट है वो 2.5% है। आप यहाँ पे इस चार्ट से पूरा आप समझ सकते हो। मैक्सिमम इनकम डिस्टेंस है, और इन दोनों का सेम है, पॉपुलेशन और एरिया का। इसके अलावा डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस का, फिर फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी का, और बाकी का टैक्स एफर्ट का। 14th वाले में थोड़ा अलग था, 14th वाले में इनकम डिस्टेंस ज्यादा था। 14th वाले में आप देख सकते हो कि वहां पे पॉपुलेशन जो है उसका भी कंट्रीब्यूशन ज्यादा था,
एरिया था, फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी करके नहीं था, वो इसी साल से जुड़ा है। फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी जो है वो इसी साल से जुड़ा है, आप देख सकते हो। और इनिशियली मतलब आप समझ सकते हो कि जो पॉपुलेशन है वो पॉपुलेशन 42nd अमेंडमेंट एक्ट से, इसको पहले रोका गया था 1971 के सेंसस से। अभी इसको 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 84th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से 2026 तक रोका गया है कि ये जो भी मतलब सेंसस का इस्तेमाल किया जाएगा वो 2001 के सेंसस तक के ही लिए रहेगा। अभी जो रिसेंट सेंसस हुए हैं 2011 का सेंसस जो हो चुका था उसका अभी तक मतलब जनगणना नहीं लिया जाता है, ये भी आप ध्यान रखिएगा 84th अमेंडमेंट एक्ट से। यानी कि अब 2031 का जब होगा तभी वो कुछ चेंज हो सकता है। तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट था फाइनेंस कमीशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप कोई भी एग्जाम हो, आप यूपीएससी के प्रीलिम्स में देखो, आप मेंस में देखो, इंटरव्यू में आप जाओ, स्टेट पीसीएस में आप जाओ, एसएससी में आप जाओ, कहीं पर भी आप जाओ, हमेशा आपको इस टॉपिक से रिलेटेड आपको क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो हम नहीं चाहते हैं कि हमारे डियर स्टूडेंट्स का जो है वो गलत हो, ठीक है। नेक्स्ट हम आते हैं विशाखापट्टनम की जो राजधानी है उसको बदलने की बात हुई है। तो विशाखापट्टनम पहले हम सुन रहे थे अमरावती को कैपिटल करने के लिए, लेकिन अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी को विशाखापट्टनम करने की बात हुई है। तो पहले अमरावती की बात हो रही थी लेकिन अभी उसको विशाखापट्टनम, वो पहले जो जगन मोहन रेड्डी साहब हैं आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर, तो वो 3 कैपिटल्स को प्रपोज कर रहे थे, ठीक है। 3 कैपिटल्स को, क्या क्या, कि अमरावती को बना दिया जाए लेजिस्लेटिव कैपिटल, की लॉ मेकिंग पावर होना चाहिए, विशाखापट्टनम को एग्जीक्यूटिव की इंप्लीमेंटेशन होना चाहिए, और फिर है कुर्नूल को जुडिशियल कि हाँ मतलब हाई कोर्ट वगैरह वहां से। लेकिन ऐसा कॉन्सेप्ट जो है वो एक कंट्री में है, तो हम देखना चाहते हैं कि वो कौन बता सकता है। वैसे हम अपने नॉलेज के हिसाब से आपको बता दें तो वो साउथ अफ्रीका है जहां पे 3 कैपिटल है, एक केप टाउन है, दूसरा प्रिटोरिया है और तीसरा ब्लोएम फॉन्टेन है, ब्लोएम फॉन्टेन। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, इंटरव्यू में डायरेक्ट पूछ लेते हैं। तो वैसा कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे इंप्लीमेंट करने की वो सोच रहे थे, लेकिन आंध्र प्रदेश को कैपिटल जो है वो विशाखापट्टनम बनाना है। अगर हम आपको मैप में लिए चले तो आप मैप में देख सकते हो कि ये आंध्र प्रदेश का पूरा मैप है। एक सेकंड, आंध्र प्रदेश का ये पूरा का पूरा मैप आपके सामने है। आप देखिए यहाँ पे आंध्र प्रदेश जो है वो ओडिशा के साथ में बॉर्डर शेयर करता है। कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि ये आपका तेलंगाना के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, और इस तरीके से आपका पूरा का पूरा ये विशाखापट्टनम आप देख सकते हैं ऊपर है, ठीक है, ये विशाखापट्टनम। और ये आपको देखने को मिल जाएगा इस तरफ जो है वो आपको बे ऑफ बंगाल वाला रीजन देखने को मिल जाएगा, काकीनाडा, ये सब जो शहर, ईस्ट गोदावरी, ये सब के सब मतलब अमरावती आप देखो पहले यहाँ पे था और ये कैपिटल की बात हो रही थी, लेकिन अभी विशाखापट्टनम को कैपिटल बनाने की बात हो रही है। और आंध्र प्रदेश से ही आपको देखने को मिलेगा वो जो पुष्पा मूवी निकल करके आई रेड सैंडलवुड, तो वो आप देख सकते हो यहीं से है, जिसका जो IUCN है वो एंडेंजर्ड के कैटेगरी में आता है। तो वो भी आपको ध्यान रखना है कि आंध्र प्रदेश से ही वो जुड़ा हुआ है। इवन आंध्र प्रदेश से ही आपको कोलेरू वगैरह जो है वो देखने को मिल जाएगा, जो कि अपने आप में ब्रैकिश वाटर लेक माना जाता है। तो ये आप ध्यान रखिएगा कि आंध्र प्रदेश, होप आइलैंड वगैरह आंध्र प्रदेश में ही देखने को आपको मिल जाएगा। और इसके साथ साथ में आंध्र प्रदेश जो है वो आपको यहाँ पे आपको मतलब इस तरीके से इकोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफी इंपॉर्टेंट माना जाता है। दंडकारण्य प्लेटू वगैरह तेलंगाना आंध्र प्रदेश के बीच में, तो ये हम चीजें देखते रहेंगे, लेकिन आप नोट डाउन कर सकते हो। और लास्ट टॉपिक है नेशनल कमीशन फॉर विमेन। तो नेशनल कमीशन फॉर विमेन अगेन स्टैट्यूटरी बॉडी, हमने बताया था LIC वाला, याद करिए, एक्ट से बनाया गया है, ठीक है, एक्ट से बनाया गया है, नेशनल कमीशन एक्ट, ठीक है, 1990 का ये एक्ट है और इसको 1992 में लाया गया, बॉडी को इंप्लीमेंट किया गया, तो 1990 का एक्ट है। इसके अलावा इसको एस्टैब्लिश किया गया कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल सेफगार्ड्स देख सके महिलाओं के लिए, उनकी हिफाजत के लिए। और इसके अलावा इनके पास में सिविल कोर्ट का पावर है, ठीक है, इनके पास में सिविल कोर्ट का पावर है, जैसे फाइनेंस कमीशन के पास में भी सिविल कोर्ट का पावर है। लेकिन यहाँ पे कुछ चैलेंजेस हैं नेशनल कमीशन फॉर विमेन के, जैसे कि यहाँ पर प्रॉपर फंडिंग वगैरह नहीं देखने को मिलती है। इसके बाद में आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो अपॉइंटमेंट होता है वो भी यूनियन गवर्नमेंट के द्वारा ही होता है, तो थोड़ा बहुत उस तरीके से ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। फिर हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं मतलब नेशनल कमीशन फॉर विमेन जो है वो उस तरीके से ऑर्डर्स पास भी नहीं कर सकते हैं, मतलब सजा नहीं दे सकते हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं, वैसे सारी नेगेटिव में ही नहीं है, क्योंकि आपको ध्यान होगा तो कोविड-19 जब लॉकडाउन लगा था पैंडेमिक का, तो जो भी जहां पे पूरे देश में महिलाएं जो फंसी हुई थी उनको सही सुरक्षित लाने का जो जिम्मा था वो नेशनल कमीशन फॉर विमेन ने ही उठाया था, और बहुत ही अच्छे तरीके से सभी को सेफली उनके घरों तक पहुंचाया भी था। तो इस तरीके से हम सिर्फ कॉन्स किसी बॉडी की बात नहीं कर सकते, प्रोस भी उसका है। और इसकी जो चीफ है, जो हेड है, वो रेखा शर्मा जी हैं। तो आपको ये भी ध्यान रखना है नेशनल कमीशन फॉर विमेन से जुड़ा हुआ। और इसी के साथ आपको बजट और इकोनॉमिक सर्वे का हमारा लेक्चर प्रिपेयर हो रहा है, वो भी आपको बहुत जल्द मिल जाएगा। आज बजट भी है और इन
पर डिटेल्ड डिस्कशन भी होगा, तो आप कहीं जाइएगा नहीं, इस चैनल के साथ आप जुड़े रहिए। आगे आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट भी मिलने वाले हैं, तो बस बने रहिए, पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए। कुछ भी डाउट है आप बेशक पूछ सकते हैं, कमेंट सेक्शन हमेशा ओपन है और हम आपके साथ हमेशा जुड़े हुए रहेंगे कि आप सबका ग्रोथ ही हमारा ग्रोथ है। थैंक यू सो मच, बाय बाय एंड टेक केयर।